प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ। कुछ दिनों से ये तासुर आम है कि नैब के मुतहरिक होने के बाद ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, अफसरान डरे हुए हैं, फ़ाइलों पर दस्तखत नहीं हो रहे, काम ठप होकर रह गए हैं, प्रोजेक्ट्स इनिशिएट नहीं हो रहे। इस तरह की खबरें जब अखबारात में छपी, उस पर प्रोग्राम्स हुए, तो नैब ने इसका एक रिबटल जारी किया। उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की और प्रेस रिलीज़ में नैब ने, और ये प्रेस रिलीज़ 2 से 3 मरतबा जारी की गई, और प्रेस रिलीज़ में नैब ने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नैब बिला वजह किसी अफसर को तंग नहीं कर रही और नैब की वजह से किसी के काम में कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही। अब नैब ने तो इसकी तरदीद जारी कर दी अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से, लेकिन इसके बावजूद आज के अखबारात में भी इस तरह की खबरें छपी हुई हैं कि अफसरान जो है वो बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने के लिए राज़ी नहीं है, अपना नाम कहीं पर दर्ज कराने के लिए और किसी फ़ाइल पर दस्तखत करने के लिए राज़ी नहीं है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों जो सेनेट में एक बिल मूव किया गया है, नैब के इख्तियारात में कमी का बिल जिसे कहा जा रहा है, या एक ऐसा बिल जिसमें कुछ जो नैब के इख्तियारात में कुछ रद्दोबदल आ रहा है और उनके कुछ इख्तियारात का दायरा जो है वो महदूद हो जाएगा। अब कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देख रहे हैं। कुछ दर्जेकारों का ख्याल है कि ये बिल इसीलिए लाया गया है ताकि नैब के इख्तियारात को महदूद किया जाए और जो ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है उनको ये एतमाद दिया जाए कि आप घबराएं मत, आप काम मत रोकें, आप दस्तखत करें, फ़ाइलों को मूव करें, प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करें। मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, तो नैब को जो है वो कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के ज़रिए से, और कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को मिला के देख रहे हैं। लेकिन जाहिर है हुकूमती मौक़िफ़ इस पर मुख्तलिफ होगा, और वो ये कि हम नैब में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, अपोजिशन का भी तकाजा था, मुतालबा था, इस वजह से तब्दीलियों कराने की कोशिश की जा रही है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम पहले हाफ में बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उस पर ज़्यादा गुफ्तगू और सैर हासिल गुफ्तगू हो कि क्या वाकई नैब है उसके पास इतने इख्तियारात हैं और वो क्या वाकई इस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है चीज़ों को जिससे ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक तरह से ठप होकर रह गई है, वो अपना काम नहीं कर रही, अफसरान डरे हुए हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल है और जो कि इस इशू के तमाम जिहाद को कवर कर रहा होगा। हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं। हमारे साथ तस्नीम नूरानी साहब मौजूद हैं, बहुत ही रेलिवेंट गेस्ट हैं, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी दाखिला। तस्नीम नूरानी साहब आपको भी खुशामदीद, राजा साहब आपको भी। और हमारे साथ एक बहुत सीनियर सियासतदान, मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मौजूद हैं। राना साहब प्रोग्राम में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जाकर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब का क्या स्पीच करने के लिए जा रहे हैं और उन चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे आगाज़ करते हैं। तस्नीम नूरानी साहब, सबसे पहले आप इस तासुर को दुरुस्त समझते हैं कि नैब के पास इतनी पावर्स हैं कि, और नैब जो है वो चूँकि इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत मुतहरिक भी है, जो कि शायद पिछली हुकूमत में उस तरह से मुतहरिक नहीं थी जो तासुर है, तो क्या इससे वाकई आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी इतनी खौफजदा हो गई कि वो काम नहीं कर रही, वो फाइलों पर साइन नहीं कर रही और मामला ठप होकर रह गए हैं? क्या आप इस से इत्तफाक करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय है नहीं। बात यह है कि ये जो अगर नैब ने इस किस्म का रिबटल दिया है तो उनको शायद बाला अफसरान को नहीं पता कि शायद नीचे वाले शायद कुछ इस किस्म की खौफ फैलाने के लिए किसी को फॉल्स बुला के या फॉल्स किस्म की बातें कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक तासुर है। मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अफसरान जो एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जो अफसर जिनके बारे में हर बंदा कहता है कि वो ईमानदार हैं, उनमें कोई मसला नहीं है, फेडरल सेक्रेटरी लेवल के अफसर जो हैं उनको वो किसी 5 साल पहले किसी डिसीजन के बेसिस पे कोई फ़ाइल जो है वो उनके कोई और बंदा उसके साथ इन्वॉल्व हो, उनको वो इन्वॉल्व कर लिया जाता है और उनको 4-4 साल 5-5 साल लगते हैं अपना नाम क्लियर कराने के लिए। और ये ऐसे अफसर भी हैं जिनके ख़िलाफ़ नैब के केस बना दिए गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट जिनको कहता है कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, हम पे आपको एतमाद है, पुरानी गवर्नमेंट में आप कर रहे थे आप करें, मगर उनके ख़िलाफ़ भी जो केस बने हुए हैं कि वो अब ठीक है, हो सकता है कि गिरफ़्तार ना किया हो उनको, मगर ये कि 4-5 साल उनको किसी जगह नहीं गए कि वो उसको भुगतेंगे। एक तो ये है कि नैब का केस अगर किसी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ बनता है तो वकील भी उसको अपना खुद हायर करना पड़ता है, और अगर मुल्तान है या लाहौर है या पिंडी है
वहाँ पर किसी को तो उसको अपने खर्चे पे जाना पड़ता है, रिटायर्ड हो या ना हो। तो इस किस्म की एग्जाम्पल्स देख के लोग जो हैं अफसरान घबरा जाते हैं। अगर कोई नामी ग्रामी मशहूर करप्ट अफसरों को अगर पकड़ा जाए जी। और वो पता लगे कि भाई इसी किस्म के अफसर पकड़े जाते हैं, तो फिर तो एक तासुर मिलेगा कि भाई अगर आप क्लीन हैं, अगर आप गुड फेथ में कोई फैसला कर रहे हैं तो इस पे आपको नहीं किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है जी, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, अब कई फैसले होते हैं। अब मैंने देखा कि 2 अफसरान जो है वो बेचारे अप्रूवर बन गए। अब जाहिर है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अप्रूवर बने हुए हैं। कुछ जो है वो नहीं अप्रूवर बनते तो वो 6-6 साल होते हैं जी। मैं ये नहीं कहता कि सारे ईमानदार हैं, मगर ईमान जो बेईमान हैं वो गालिबन 10% हैं, मगर 100% को हिरासा किया जा रहा है। 100%। तो अब यहाँ तक की स्टोरीज भी एहतियात भी अखबारात में छप रही हैं जिसमें एक ऑफिसर जो हैं वो ML1 के एक प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने से ये कहकर इनकार कर रहे हैं कि मुझ पर मोटरवेज का जो है वो इंक्वायरी लॉन्च कर दी गई और मैंने बड़ी दयानतदारी से काम किया था, मेरे जो इख्तियारात थे मैंने उसको इस्तेमाल करते हुए, और मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि मुझे इस तरह के क्वेश्चन किए गए हैं कि जनाब जिस शहर में उस वक्त ठेकेदार मौजूद था आप ही उस शहर में मौजूद थे, तो इसका आपके पास क्या जवाब है। वो कहते हैं इस तरह के रिडिकुलस जो क्वेश्चन हैं वो किए जा रहे हैं और अब मैं इसको इनिशिएट नहीं करूँगा, मुझे आप नौकरी से फारिग कर दें, मैंने ये काम नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें अखबार में कुछ लोगों के नाम के साथ और कुछ के ज़्यादातर के नाम के बगैर चीज़ें छप रही हैं जो रिपोर्टर से जो है वो उसको स्टोरी को कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन सवाल इसमें एक और पैदा होता है राजा आमिर बादशाह साहब, वो ये है कि अब अगर फ़र्ज़ करें अब ये जो हमारे पास चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो बिल पेश किया जाए सेनेट में, उसमें 50 करोड़ रुपए से कम बदउनवानी का जो है रेफरेंस है वो नैब को इसका इख्तियार नहीं होगा। कुछ और पावर्स भी जो है उनकी कर्टेल की जा रही हैं। तो ऐसे में फिर वो जो 10% का हवाला तसीम साहब दे रहे हैं कि 10% करप्ट हैं या चलें उससे कम या ज़्यादा होंगे कुछ, तो उनके लिए फिर एक रूम भी तो हो जाएगा कि उनको भी तो एक रास्ता मिल जाएगा कि अब तो नैब के इख्तियारात नहीं है, हमें भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो चलें जाने दें फिर मामला को। देखिए असद बात यह है कि मुमकिना तौर पर नैब में ऐसे ऑफिसर्स हों जो किसी भी ब्यूरोक्रेट को बुला के किसी तरीके से हरासा करते हों, बट नॉट ऑल द नैब ऑफिशियल्स आर लाइक दिस। और इसको कतन इस अंदाज में नहीं लिया जा सकता कि नैब के अगर एडमिनिस्ट्रेशन में या नैब के ऑफिसर्स में अगर किसी किस्म की खामी है या वो ऐसे ऑफिसर्स हैं कि जो लोगों को इस अंदाज में तंग करते हैं, तो आप नैब के कवानीन ही चेंज कर दें। और नैब के कवानीन को चेंज करने की बजाय आपका जो फोकस होना चाहिए कि नैब में ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को अपॉइंट करें, ऐसे प्रोफेशनल्स और ऑनेस्ट लोगों को अपॉइंट करें, ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स आएँ कि जो कोई इस किस्म की हरकत ना करें। क्योंकि अगर आप नैब के ये जो मुजव्वज़ा तरामीम आपके सामने हैं इनको देखें तो किसी भी कानून में अगर डिस्क्रिमिनेशन ले आएंगे कि जनाब इस कैटेगरी को कुछ नहीं कहना, सियासतदान को पकड़ना है, ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं कहना, और हमने प्राइवेट जो शख्स है उसे कुछ नहीं कहना, हमने जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि वो भी परेशान है। देखिए परेशान मेजॉरिटी उन अशखास की होती है कि जो कि करप्ट हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि 10% की बात है, अब ये कोई ऐसे फिगर्स तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी देखें, इन्होंने कहा जी फेडरल सेक्रेटरी लेवल्स की अगर इस मुल्क में यकीन कीजिए तहकीक कराई जाए और ये जो बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं और ये जो इनके नाम पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, मेजॉरिटी की जो बच्चे होते हैं बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे होते हैं। आपके इल्म में है कि अभी वो एक 20 ग्रेड का ऑफिसर कराची में पकड़ा गया और जिसकी प्रॉपर्टीज़ देख के शायद वो अरब के शहजादे भी हैरान होंगे कि इतने बड़े महल्लात, 2-2 मरले के वॉशरूम्स और इंपोर्टेड गाड़ियाँ और 6-6 और 4-4 फुट के लॉकर्स। इसी तरीके से कोयटा में एक सेक्रेटरी फाइनेंस रईसानी पकड़ा गया था, इसी तरीके से बेतहाशा और दूसरे। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितनी भी आपकी करप्शंस होती है लाइक मेगा प्रोजेक्ट्स में या मुख्तलिफ ठेकाज में या किसी भी सरकारी काम में, तो ज़हन में रखें
कि पॉलिटिशियंस किसी चीज़ पे दस्तखत नहीं करते। तमाम समरीज, तमाम मिनट्स, तमाम ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी ही मूव करती है। ये ब्यूरोक्रेसी ही इन बड़े बड़े ठेकेदारों और उन जो उनसे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें ये रास्ते बताते हैं कि जनाब किस अंदाज में, किस तरीके से इसमें किकबैक्स हासिल की जा सकती हैं। फिर राजा साहब ये कह रहे हैं उनके सिग्नेचर्स और उनकी अप्रूवल के बगैर। आप मुखालिफ हैं इस बिल के जो पावर्स को कमी के लिए? अगर कोई इस तरह का बिल आता है कि जिसमें कर्टेल किया जाता है, नैब की पावर्स को कम किया जाता है, तो आप उसे मुखालिफ, आप कहते हैं शफाफियत लेकर आए, ये हल है मसले का। मैंने बिल्कुल शफाफियत लेके आए और ये बिल मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ा है। इस बिल में बहुत सी ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं कि जो कि एक तो पर्सन स्पेसिफिक है। फिर आपने कहा कि जनाब ब्यूरोक्रेसी को आप अगर वो गुड फेथ में कोई करते हैं, दुनिया की कोई अदालत नहीं है कि जो किसी शख्स की नीयत को जानती हो कि इसका नीयत सही नहीं था। अगर आपके या ब्यूरोक्रेसी के किसी भी एक्शन से इस बिल में आ गया है कि अगर ये साबित होता है कि उसने अपने लिए फ़ायदा नहीं लिया तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी या उसने एसेट्स नहीं बनाए। लेकिन बात यह है कि दुनिया में ये कवानीन हैं कि किसी भी ब्यूरोक्रेट के या किसी भी ऑफिसर के अगर किसी एक्ट से, एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन से अगर किसी थर्ड पार्टी को भी फ़ायदा होता है, चाहे उसमें उसका कोई करीबी दोस्त हो, कोई ठेकेदार हो, तो वो भी उसी ज़ुमरे में आता है। तो ये कवानीन अगर लाए गए जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी प्राइवेट पर्सन, अब ये प्राइवेट पर्सन्स कौन होते हैं असद, अगर आपके इल्म में है तो अल्टीमेट बेनिफिशरी इन बड़े बड़े करप्शन के केसेस में वही जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं कि जिनको ठेका जात दिए जाते हैं, जो कि आइकन टार्ड बना लेते हैं। राना साहब, इसका फिर हल क्या है? क्योंकि जब नून लीग की ही हुकूमत थी, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, उसी वक्त जब नैब मुतहरिक हुई थी, तो उस वक्त आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहना शुरू कर दिया था कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया है और काम नहीं हो रहा। तो ये अब इसका हल क्या है? मैं तस्नीम नूरानी साहब से भी पूछूंगा कि फिर वे फॉरवर्ड क्या है, जो राजा साहब को अगर इस पर एतराज़ात हैं और आप भी ये समझते हैं कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया है, तो इसका हल क्या वो तजवीज़ करते हैं? क्या वही जो हुकूमत सोच रही है कि बिल लाकर इसको बेहतर किया जा सकता है? आपकी क्या राय है राना साहब इस पर? देखें, मैंने तस्नीम नूरानी साहब की बात सुनी, मैं समझता हूँ बातें उन्होंने मे भी ठीक ही की हों, लेकिन ये बातें सब पे लागू होती हैं। ये नहीं कि अफसरान जो हैं वो उनके सिर्फ लागू हो रही हैं, ये पॉलिटिशियन पे भी इस तरह का सिलसिला चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि नैब में अगर कुछ उसमें कोई वीकनेसेस हैं या उसको इम्प्रूव करने की बात है तो उस पर बात हो सकती है। और जो राजा साहब ने बात की, मैं उनके साथ 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये तो बात मेरा ख्याल है, ये जो भी लॉ होगा वो क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्रूव करें कि उसमें शफाफियत आए, जो किसी के साथ विक्टिमाइजेशन ना हो सके और ऐसे उसके लॉज हों या ऐसी उसके एग्जीक्यूशन के वक्त ऐसी चीज़ें हों जिस पे वो किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई ना हो या किसी एंगुलर। आप राना साहब वैसे मुखालिफ हैं किसी भी नैब में जो तरामीम आ रही हैं, नैब के कवानीन में जो तरामीम आ रही हैं, आप? लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, ये बड़ी एक डायमंड डिस्कशन है, अगर इतने अरसे में तो नहीं हो सकती। मैं तस्नीम साहब के साथ बैठ सकता हूँ क्योंकि 35 ईयर्स से मैं इन पावर कॉरिडोर्स में, मुझे पता है अफसरान का, मेरे दोस्त भी हैं सारे, ये सिलसिला एक एक को हम जानते हैं, क्या थे क्या हुए। इस तरह पॉलिटिशियन का भी आप बात कर सकते हैं, बिजनेसमैन। ये तो कोई बात ना हुई कि मियां नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे याद है कुछ बिजनेसमैनों ने उनके साथ शोर शराबा किया तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि चेयरमैन नैब जो है वो ज़्यादती कर रहा है। अगर आपको याद हो उस वक्त ये बात हुई थी और लोगों ने इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया था। इसी तरह अभी ये माफिया, बिजनेस कम्युनिटी का माफिया इस प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि इसलिए इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही कि नैब है। अफसर ये बात करते हैं इसलिए काम नहीं हो रहा कि जी नैब है। मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। ये मौजूदा गवर्नमेंट की ना अहलियत है, उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सके या ब्यूरोक्रेसी को कैरी कर सके। लेकिन नाना साहब, एक चीज जो आप जो ऑपोजिशन की तरफ बार-बार सुनते रहे हैं, लेकिन मैं लॉज के मुताबिक बात करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सही आप कीजिए, लेकिन मैं सवाल छोटा सा ले लें कि जो बार-बार ऑपोजिशन की तरफ एतराज उठाया जाता है कि ये क्या बात हुई, एक को आप उठा लेते हैं तफ्तीश करने के लिए और दूसरे को नहीं उठाते,
किसी को आपने 90 दिन के लिए हिरासत में ले लिया और किसी को आपने 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद छोड़ दिया है, किसी का आप बार बार रिमांड मांगे जा रहे हैं और किसी को आप जुडिशियल करवा रहे हैं। तो ये दोहरी हिकमत अमली है, इस पर आप भी समझते थे कि इसमें कोई जो है वो इसको बिल के अंदर कुछ ऐसा लाना चाहिए कि जो सब पर एक जैसा लागू हो। अब अगर इसमें ये तरमीम आ रही है कि FIR कटने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मीडिया ट्रायल नहीं होगा, हिरासत में नहीं रखा जाएगा, कुछ और ऐसी चीज़ें, तो कुछ शिकों को तो आप सपोर्ट करेंगे शायद, क्योंकि वो आपकी फेवर में भी जाती हैं और ये आपका मुतालबा रहा है। नहीं, असदुल्ला फेवर की या किसी के हक में होने की या ना होने की बात बिल्कुल नहीं है। बात तो यह है कि उस शफाफियत हो, पता चले कि जो भी काम हो रहा है वो उसकी इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, पीछे उसके कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है या कोई ऐसी एंगल नहीं है या सोच नहीं है जो आजकल हो रहा है। क्योंकि राजा साहब बेयर मी आउट, ये अभी जो बात हो रही है नैब कर रहा है, क्या PTI में सारे आधी कैबिनेट से भी ज़्यादा लोग वहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने 35 साल किसी न किसी गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक रहे हैं और वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। उन पर उंगली खड़ी की जा सकती है, क्वेश्चन खड़े किए जा सकते हैं। पिछले 5 साल जो KPK में इनकी गवर्नमेंट थी वो आपके सामने है। लेकिन कोई भी किसी किस्म का स्वाय अपोजिशन के PMLN और PP, ताकि ये कि चेयरमैन नैब अगर ये कहे कि जो 35 साल जिन्होंने हुकूमतें की हैं पहले उनका हिसाब होगा, मैं बताऊं को कोई ज़ई शऊर इंसान ये बात कर सकता है। क्राइम एज ए क्राइम, आज हो या 10 साल पहले हो या 5 साल पहले हो, अगर आज ऑफेंस से कमिट कोई बंदा कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है या BRT है, तो उस पर आप क्यों ना बात करें। पहले कहें कि नहीं पहले तो मैंने वो बात करनी है जो 10 साल पहले हुई थी। ये बिल्कुल ये शकूक बात पैदा करती है जिस तरह सिर्फ 2 पार्टियों का हिसाब हो रहा है। तो अभी जो आपने लॉज की बात की उसमें मैं कहता हूँ लॉज हमेशा ये नहीं होता एक लॉ बन गया उसको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। देयर इज़ ऑलवेज रूम स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। ये इसी तरह अमेंडमेंट्स आती रहती हैं हर लॉज में, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन हो कोई वो। और अभी जो लॉज दो इन्होंने, एक तो गवर्नमेंट का इनिशिएट किया हुआ नैब का जिसको वो कर रहे हैं कि हम इसमें तरमीम लाएंगे, दूसरा एक पीपल्स पार्टी ने सेनेट में इंट्रोड्यूस किया है। वो दोनों मुख्तलिफ हैं। जो गवर्नमेंट की जो उन्होंने कोई सुन रहे हैं, जिसका मैंने तो नहीं देखा, राय साहब बताएंगे, इन्होंने पढ़ा होगा कि वो कर रहे हैं कि जी जिसमें ये ब्यूरोक्रेट्स ना हों, जिसमें प्राइवेट पर्सन की उन्होंने डाल दी डेफिनेशन, उसमें पता नहीं प्राइवेट पर्सन की क्या है। अभी बात ठीक है, प्राइवेट पर्सन जिसको बिजनेसमैन कहते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी तो वो हैं। आप मुझे बताएं ये कर क्या रहे हैं? अभी कौन सा ब्यूरोक्रेट है जो रोक रहा है? अभी इन्होंने जो मंडा डैम का दिया है, इन्होंने मामन डैम है कौन सा है जिसको दाऊद और चाइनीज कंपनी वो 320 पे इन्होंने नहीं दिया। वो तो कहते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि लोग डरे हुए और काम नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत की नहीं, ये बिल्कुल ऐसी है। नहीं, मौजूदा मैं आपसे एग्री नहीं करता। काम जो लेने होते हैं वो ले रहे हैं। आज क्या ये पनाह गाहें नहीं बढ़ रही? जो इसका जो इन्होंने ये हाउसिंग स्कीम नहीं शुरू की हुई, कौन सा शुरू नहीं हो रहा? ये बिल्कुल इनका एक लेम एक्सक्यूज़ है मौजूदा गवर्नमेंट का। ये बिल्कुल ऐसी कर रहे हैं कि जी फाइलें नहीं निकल रही। फाइलें कौन सी? अगर मेमन डैम का रज़ाक दाऊद को ठेका देना होता है वो फाइल निकल आती है 320 अरब की। ये कमाल आप बात करते हैं। यहाँ पनाह गाहें इधर उधर बन रही हैं, पैसे अंधाधुंध बगैर उसकी अप्रूवल के पनाह गाह कहते हैं नहीं सुबह पनाह गाह चलनी चाहिए। DC जाके शुरू कर देता है। तस्नीम साहब का कैरियर है, ये DC रहे। किस तरह DC जाके अपने फंड से बगैर अप्रूवल के बाद में उसके अप्रूवल लेते रहते हैं और जो भी ये काम करते हैं। मैं तो देखता रहता हूँ ना ये होता क्या है। तो ये बिल्कुल बात गलत है। ये एक चीज़ जो है ऐसे लेके चल पड़ते हैं और वो अनाड़ी सा प्राइम मिनिस्टर है जिसको पता नहीं चलता, वो उनकी बात में आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो लॉज हैं ये ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने जो इंट्रोड्यूस किया, मेरी बात पहले लेकिन आप वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दे रहे कि लॉज में तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट ने, आप किस तरह कहते हैं कि ये एंगुलर है? सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद प्रपोज किया है कि ये 3 अमेंडमेंट इसमें लाई जाए, जिसमें रिमांड की एक उन्होंने कहा कि इसको 14 डेज पे लाया जाए, जिसमें बेल की परवी है ना। राजा साहब इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे। राइट सर, राजा साहब से भी पूछते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तस्लीम साहब से कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि अब जाहिर है 2-3 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आ गए और राजा साहब भी उनके नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर रहे हैं और राना साहब भी कर रहे हैं। तो एक मैं मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, फिर मैं तस्लीम साहब की तरफ आता हूँ और मैं उनसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या सेक्रेटरी दाखिला थे वो ब्यूरोक्रेसी में थे, तो उस वक्त भी क्या कुछ मामलात, कुछ मुश्किलात पेश आती थी इस तरह की नैब के हवाले से? उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुश आमदीद। तस्लीम नवानी साहब, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूँ। आपसे रब्ता मुनक़ता हो गया था। जी 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 मैं ये कह रहा था कि मेरा ख्याल है आप मुझे ज़रा तअम्मुल से सुन लें। जी जी मैं ये कह रहा था कि अपना राजा साहब ने जो बात की कि भाई मतलब है कि अफसरान जो हैं बड़े करप्ट हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तालीम के लिए, और तो उस वक़्त नैब के पास एक इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी की स्टेज होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो क्वाइटली इंक्वायरी करते हैं। इस किस्म के अफसरों की इंक्वायरी करनी चाहिए नैब को, उनको बेशक क्वाइटली बुला के पूछना भी चाहिए कि तुमने बच्चे बाहर भेजे या तुम्हारे पास ये मर्सिडीज़ कार है या तुम ये 4 कनाल के घर में रह रहे हो, तो तुम बताओ कि किधर से है, वो बेहतर होगा। और उसके बाद अगर आपको पता लगे, या अगर सपोजिंग आपको तफ्तीश है कि किसी को बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत, तो वो उससे आप पूछें, बजाय कि एक केस है जिसमें कि कोई करप्शन का चार्ज किसी पे लगा तो सारा डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी सारे जो हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, और वो सारे के 8 के 8 बंदे जो हैं वो कटहरे में खड़े होते हैं और 5 साल तक वो खड़े रहते हैं, बाद में वो छूट जाते हैं। तो अगर आप इसी तरह आर्ग्यू करते रहेंगे कि जनाब अफसर बड़े करप्ट हैं और सारे करप्ट हैं और देखिए कितने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, तो फिर जो इस वक्त हालात हैं इसी तरह रहेंगे। हालात यही है कि भाई ठीक है, उन्होंने नौकरियां नहीं छोड़नी, वो अपने आराम से बैठे हुए हैं, आप उनको डिसिप्लिनरी एक्शन कर दें, कोई नया बंदा ले आए, उस बंदे चेंज कर दें, वो तो चुप करके अपना टाइम गुजार लेंगे, और नुकसान जो होगा वो अवाम को होगा सरकार को होगा। ठीक है ना। अब नाअहली जो है वो तो एक अलग चीज़ है कि आपने गलत बंदे गलत जगह पे लगाए, आपने देर से लगाए, बहुत सारी पोजीशनें वेकेंट छोड़ दी, आपके अपनी हुकूमत में ग्रुप्स बने हुए हैं, वो टाइम ज़ाया कर रहे हैं आपस में लड़ाइयाँ करने में, वो तो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग उस पर बहस हो सकती है। मगर द पॉइंट इज़ के करप्शन है, हमेशा से रही, अब भी है। ठीक है ना। और करप्ट लोग हैं। अगर इंटेलिजेंस, ये नैब की इंटेलिजेंस बेहतर हो तो महकमे में आपको पता लग जाता है, आपको पता होता है कौन बंदा करप्ट है, कौन नहीं करप्ट। ठीक है ना। कौन बड़ा दबंग है, बड़े फैसले करता है, कौन एहतियात करके करता है। अफसर की मुख्तलिफ लोग हैं जिसकी वजह से पोस्टिंग्स भी उसी तरह होती हैं जी। तो ये अगर आप इसी लहज पे चलते रहेंगे तो नतीजा यही होगा कि कुछ नहीं है। जहाँ तक कि मुख्तलिफ फॉर इंस्टेंस मैंने पढ़ा था कि ब्यूरोक्रेसी के लिए वो कर रहे हैं कि जी वो उसकी एक कमेटी बना रहे हैं, रिव्यू कमेटी बना रहे हैं कि भाई अगर कोई जो है वो पार्लियामेंट उसको रिव्यू कमेटी को करेगी, इस किस्म की कोई चीज़ ले आए। बट बेहतर चीज़ मेरे अंदाजे में ये है, किसी का लाइफस्टाइल अगर बियॉन्ड उसके नॉन मीन्स ऑफ इनकम है, किसी के बारे में जनरल शोहरत सबको पता है कि महकमे में बंदा है, उसको आप क्वाइटली तफ्तीश करें बगैर बेइज्जत किए हुए, अनटिल आपको कोई चीज़ मिल जाए। जब मिल जाए तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, आप उसको पकड़ लें और कहें कि जनाब ये है। ठीक है ना। ये कहने के, क्योंकि किसी अफसर को आप बेशक बदनाम जब कर लेते हैं ना तो सारे अफसर सहम जाते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। और खास तौर पर अगर कोई नेक नाम अफसर है उसके साथ ऐसा हो जाए तो बंदे जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब मुझे राजा साहब जरा जल्दी से ये बता दीजिए कि इस बिल की कौन सी ऐसी शिकें हैं जो आपके ख्याल में काबिल एतराज़ हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें को आप सपोर्ट करते हैं। हाँ जी असद, सबसे पहले उससे पहले एक मिनट में आई टोटली एग्री विद नूरानी साहब कि ये दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इंक्वायरी की स्टेज पे होनी चाहिए, और इसका मतलब ये है कि जो असल ज़रूरत है वो नैब की रीस्ट्रक्चरिंग की, नैब में ऐसे ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए, नैब में ऐसे अच्छे ऑफिसर्स हों कि जो इस किस्म की हरकतें ना करें। ये तमाम चीज़ें ये दिखा रही हैं कि हमें नैब के महकमे को दुरुस्त करना है, ना कि नैब के कवानीन में कोई इतने ज़्यादा जोर या लैकूनास हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसमें जी कुछ चीज़ें हैं कि जैसे अब ये जो मुजव्वज़ा रिफॉर्म्स आई हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम प्राइवेट पर्सन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसमें बेतहाशा जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नैब के कवानीन इक्वली लागू होते हैं प्राइवेट शख्स पे, जिसकी मैं आपको 2 या 3 मिसालें दे सकता हूँ। एक तो तमाम बिजनेसमैन जो से हैं ये प्राइवेट शख्स हैं जी। नंबर 2, हाउसिंग स्कीम्स के जितने मालिक हैं वो 1-1 हज़ार फाइलें भेज देते हैं ग्राउंड पे, 20 कैनाल भी उनके पास जमीन नहीं होती। नंबर 3 आपको याद होगा, डबल शाह याद होगा, ये मुदारबे वाले कराची में जो मुरीद अब्बास का कत्ल हुआ, वो टायरों का जो बिजनेस था, वो हमारे दोस्त मुरीद अब्बास के कत्ल के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, वो भी करोड़ों अरबों का मामला है। ये तमाम प्राइवेट हैं।
और नंबर 2 ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो ये कवानीन ला रहे हैं कि जनाब जब तक के उनके ये डिटर्मिन नहीं होगा कि जनाब उन्होंने गुड फेथ में, ये गुड फेथ कोई भी डिटर्मिन नहीं कर सकता। आपने देखना है कि कवानीन क्या है। तो ये ब्यूरोक्रेसी के हद तक, हाँ, ब्यूरोक्रेसी के हद तक भी जो तरामीम है उससे ये होगा कि आप सिर्फ सियासतदानों को, सियासतदान फिर आपके ऑटोमेटिकली किसी केस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि तमाम राउटिंग जो होती है नीचे से, तमाम चीजें जो आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो ब्यूरोक्रेसी ही करती है। अगर आप उन्हें नहीं पकड़ेंगे तो सियासतदान भी अल्टीमेटली, और जो अकाउंटेबिलिटी का जो पर्पस है वो ये नहीं कि आपने चंद सियासतदानों को पकड़ के सजाएं देनी है, उन्हें टीवी पे लाना है। आपने असल बेनिफिशरीज, आप देखिए ना, अगर नैब को दुरुस्त करने की बात है, शहबाज शरीफ को अगर आप पकड़ लेते हैं तो हर रोज हम देखते हैं आज ये निकल के आ गया, आज ये निकल के आ गया। बास केसेस में तो ऐसा होता है कि जो ये जो प्राइवेट अशखास हैं यही बेनामीदार होते हैं और यही फ्रंटमैन होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप वहां तक इन्वेस्टिगेट करें एक मामले को जहां तक के एक सरकारी शख्सियत है और वहां पर जाकर रुक जाएं जहां पर एक गैर सरकारी शख्सियत में मामला दाखिल हो जाता है। अब ये ओमनी ग्रुप वाला जोन सा है, ये भी प्राइवेट शख्स है, इसे भी छोड़ दीजिए। वो 14 शुगर मिल भी चली जाएंगी, वो दूसरे भी बचत हो जाएंगे। उसके अलावा आपके इल्म में खुर्शीद शाह की जितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो 5 अरब की अगर एलिगेशंस हैं, वो तमाम प्राइवेट लोगों के नाम पे हैं, वो फ्रंटमैन हैं। तो ये तमाम कवानीन फिर आपने उसमें एक कानून डाल दिया। सुनिए, एक सेकंड और सुन लीजिए ना। हाँ, एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज उसमें आ गई असद, वो ये इन्होंने कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जोन सी है और एफबीआर और एक आध और महकमा ये नैब के प्रीव्यू से निकल जाएंगे। अब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो है कि आपने कराची में देखा कि जितनी चाइना कटिंग के केसेस हैं, जितने ज़मीनों के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनको किस तरीके से कमर्शियल किया गया और किस तरीके से एमडीए की ज़मीन प्राइवेट लोगों को दिए गई। अगर आप सिंध लैंड बिल्डिंग को निकाल देंगे जिसमें वो इरफान मामा या कादिर मामा एक था जो कि डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, मफरूर है, जिनका नाम है, तो इस किस्म के लोगों को अगर आप नैब रिपोर्ट में नाम तो आई बिल राइट सर, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट ये जो मौजूदा रिफॉर्म्स हैं। राना साहब, आपके ख्याल में क्या तजावीज़ है, आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि इस मामले को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दें, प्राइवेट पर्सन बिजनेसमैन को निकाल दें, फिर पॉलिटिशियन ही रह जाए। पॉलिटिशियन में मेरा ये लिख देंगे सिर्फ अपोजिशन ताकि मसला ख़त्म हो, जिसके लिए ये इस्तेमाल करना है, ताकि ये सारा फसाद ही ख़त्म हो। ये मैं समझता हूँ कि बात ये दुरुस्त है कि ये जो इस वक्त जो स्टेटस उनका इसका है नैब लॉज का, वो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसमें शफाफियत की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, उसमें बिल्कुल क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो मेरा हाल खुद ब खुद मसला ये जो उंगलियां खड़ी होती हैं या होता है जी अफसर जो कहते हैं हमें ज़्यादती हो रही है, वो रुक जाएगा काम। अगर आप एंगुलर से करेंगे साहब, जिस तरह जो PMLN के साथ अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स ने काम किया है उनको तो पकड़ लें, और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के साथ ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं, चाहे उन पर रेफरेंसेस भी हैं, उनको तो कुछ ना कहा जाए, और वो भी की पोस्ट पे हो। चाहे जो इनके दूसरे जो बिजनेसमैन है जो इनके साथ हैं, अगर वो इनको कहें जी हमें निकालें, रज़ाक दाऊद कहे, हसैन दाऊद कहे, और वो एक माफिया जो इसके इर्द गिर्द है बिजनेसमैन को, वो आके इसको कहे प्राइम मिनिस्टर को हमें निकाले, तो ये उसके लिए लॉ ले आए, तो मैं समझता हूँ फिर कोई नहीं मानेगा कि ये बेहतर चीज़ हो रही है। बेहतर यही है कि इसमें बिल्कुल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कुछ चीज़ें उसमें डालें। मेरा हाल राजा साहब ने उस पर रोशनी नहीं डाली, शायद चीफ जस्टिस जो मौजूद है उनकी ये जजमेंट है कि इसमें रिमांड की उन्होंने कहा है कि ये 90 डेज़ का जो रिमांड है ये बहुत ज़्यादा है, या जमानत की बात की है कि बेल देनी चाहिए, बेल देनी चाहिए जी, CRPC के तहत ट्रायल कोर्ट में चली जाएगी। तो ये मेरा मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। और ये भी बात दुरुस्त है जो नुराई साहब ने बात की कि पहले ये कैपेसिटी बिल्डिंग इनकी होनी चाहिए नैब की, इतनी कैपेसिटी हो टेक्निकल साइड से और एक्सपर्टीज हो, ताकि वो इंक्वायरी स्टेज पे अपनी एविडेंस। बहुत शुक्रिया राना तनवीर साहब, आपका तस्लीम राना साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं एक और मामले की तरफ बढ़ता हूँ ज़रा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान खान साहब जो हैं
वो एक बहुत मुतहरिक किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। कल उन्होंने अर्दवान साहब के साथ जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ख़िताब करते हुए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इस्लामोफोबिया की बात की और कुछ ऐसे इश्यूज़ को और इस अंदाज़ में उन्होंने एड्रेस किया जो पहले माजी में हमने पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, सरबराहान मुमलिकत है, उनकी जानिब से नहीं देखा। अब इन चीज़ों की जो उन्होंने एक माहौल बना दिया है और जिस तरह से उन्होंने ग्राउंड तैयार कर ली है, उसकी रोशनी में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी तकरीर किस अंदाज में करेंगे, उनका कंटेंट क्या होगा तकरीर का, और जो अब तक की उनकी कारकर्दगी रही है या अब तक की जो एक्टिविटीज़ रही हैं, जो बयानिया उन्होंने दिया है वहाँ पर जाकर, उस पर माहिरीन उसको किस तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ तस्नीम असलम साहिबा मौजूद हैं। आप जो हैं वो साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा और एक्स एम्बेसडर हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप जो अब तक इमरान खान साहब ने कहा है और जिस अंदाज में कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने कह दिया कि बाइस्ड है, उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि दुनिया 50 दिन से 80 लाख लोग जो हैं वो एक तरह से हाउस अरेस्ट किए हुए हैं और दुनिया ने उस पर कान नहीं धरे, बड़ा अफसोस हुआ। आपके ख्याल में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज का चुनाव, उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह से कॉमेंट करेंगे आप उससे? जी, अभी तक तो विज़िट बहुत अच्छा जा रहा है जी। और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ी सिंसेरिटी के साथ पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत से इश्यूज़ पे, कश्मीर से लेके इस्लामोफोबिया, हर मामले पे बहुत अच्छी तरह पेश किया है। और उनके आसपास जिन लोगों से वो मिलते हैं, जिस तरह मीडिया भी उनके इंटरेक्शन रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से लोगों के बात करने से लगता है कि इमेंस रिस्पेक्ट भी मिल रही है प्राइम मिनिस्टर को। और इतना उनका वाइड रेंजिंग मीटिंग्स और एक्सचेंजेस रही हैं कि कश्मीर का जो अभी सिचुएशन है, जो डिस्प्यूट है, फंडामेंटल डिस्प्यूट है, उसके ऊपर बहुत फोकस आया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज आपने देखा होगा कि फिर बात की है कि कश्मीर में सिचुएशन ख़राब है और बहुत पुराना डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व होना चाहिए वगैरह वगैरह। आज दो मौक़ों पे ये बात की है। जिस तरह हम कर रहे थे कि यूरोपियन लीडर्स पर्टिकुलरली जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं, उनमें से कोई नहीं बोला अभी तक। तो ये एक तरह से ये एक मौका था जो प्राइम मिनिस्टर ने इन लोगों की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया है कि मुनाफिकत है, ह्यूमन राइट्स इनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, सिर्फ उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर इतनी इंगेजमेंट मीडिया के साथ भी हुई है, थिंक टैंक में भी प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया। एक चीज़ मैं कहूँगी कि ये बार बार जो ये बात कही जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिएट करें या उनका कोई इसमें रोल होना चाहिए, रोल यहाँ पे बनता है यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा पे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे ये डिस्प्यूट है पिछले 70-72 साल से। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यूनाइटेड नेशंस की है। यूएस प्रेसिडेंट से या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से जो चीज़ कही जा सकती है वो ये है कि वो ये पुश करें इंडिया को और एज अ परमानेंट मेंबर, एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। आपको पता है कि जो चीज़ इनकी मर्जी की नहीं हो वो तो ये वीटो कर देते हैं। तो उसमें उन रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन में इंडिया को प्रेशराइज करें कि वो तैयार हो, ये उनसे कहना चाहिए। जब आपके पास एक फ्रेमवर्क मौजूद है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस का, तो हमें प्रेसिडेंट ट्रंप से क्या मीडिएशन चाहिए कि इंडिया के साथ बैठ के वो क्या करेंगे। और दूसरी बात यह है कि यूएस कभी भी ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं रहा। आप उनका दुनिया भर में जहां जहां वो इन्वॉल्व हुए हैं, आप रोल देख लीजिए, उन्होंने कभी ऑनेस्टी के साथ मीडिएशन नहीं की। इसलिए ये उसको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। जी, वाज़े झुकाव रहा है, इंडिया की तरफ रहा है, इजराइल की तरफ रहा है। वो कभी भी कहीं पे भी उनका रोल ऐसा नहीं रहा जिसको आप कह सकें कि बहुत ऑनेस्ट और इम्पार्शियल रहे। बिल्कुल ठीक है, हमेशा पार्टिजन रहे हैं। जी राइट जी। अच्छा, मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब,
आप अब इन तमाम चीज़ों की रोशनी में जिसकी तरफ इशारा कर रही थी तस्नीम असलम साहिबा भी, मुझे ये बताइए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का कंटेंट अब क्या होगा, क्योंकि ये अंदाज़ा हो गया है कि उनका लबो लहजा क्या होगा, वो किस तरह की बात कर रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कश्मीर के मामले पर में और इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, तो आप कैसी उनकी स्पीच एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, उनकी स्पीच तो मेरे ख्याल में जाहिर है जो कुछ उन्होंने कहना है वो उन्होंने काफ़ी मरतबा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, दूसरी तकरीरों में भी कहा है। तो बेसिकली उन्होंने जो हमारा केस है कश्मीर का जो केस है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, उसको हिस्टोरिकली और लीगली और मॉरली मेरे ख्याल में वो एक्सप्लेन करेंगे और दुनिया से ये तवक्को करेंगे कि वो जैसे तस्लीम कह रही हैं सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन मौजूद हैं, जो इस मसले का हल है वो भी सिक्योरिटी काउंसिल ने 50-60 साल पहले एक वाज़ेह कर दिया है। तो अब हमने तो फोकस करना चाहिए, एक तो पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन, प्लेबिस्सिट की इम्प्लीमेंटेशन। जो इमीडिएट चीज़ है वो ये है कि जो कर्फ्यू और ब्लैकआउट और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स उन्होंने पकड़े हैं, जो टॉर्चर हो रहा है, जो बच्चों को पकड़ा है, उस पे हमने तवज्जो दिलवानी है दुनिया की, और वहाँ से हमने चाहना कि भी ये हाई हैंडेड और किस्म की रिप्रेशन है उसको ख़त्म किया जाए। और ये दुनिया अगर ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियंस बनते हैं उनसे हमने ये कहना चाहिए कि जी आप इसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे, आप इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही है। में हमने डिप्लोमेसी हमारी थोड़ी सी एक्टिव रहनी है, अग्रेसिव होनी चाहिए, और इन जो ये मुल्क हैं वेस्टर्न ममालिक हैं उनको हमने पेश करना चाहिए कि जी आप फैसला बताइए कि अभी आप क्या करें। सही है। कुछ तस्नीम साहबा कुछ चीज़ें, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो पहली मरतबा हमने किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सुनी है। जैसे वहाँ पर जाकर इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने तजवीज़ की कि हम एक इंग्लिश चैनल लेकर आएंगे, तीनों ममालिक मिलकर, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान। और एक तो ये टर्मिनोलॉजी जो उन्होंने इस्तेमाल की इस्लामोफोबिया, फिर उन्होंने फाशिस्ट का जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार मोदी के लिए, शायद हमने इन सख्त अल्फाज के साथ कभी इंडिया को और उनके प्राइम मिनिस्टर को या अपने हरीफों को मुखातिब नहीं किया, और ये बार बार दोहरा के वो कह रहे हैं, आरएसएस का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिससे उनका एक एग्रेसिव बिहेवियर नज़र आ रहा है, आप इसको किस तरह से देख रही हैं? ज़ाहिर है ये एक तरह से आपके कंटेंट का भी हिस्सा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी हिस्सा बन जाता है फिर, और आपका जो लबो लहजा है, तो आप कैसे देखती हैं इस हिकमत अमली को? जी, जो मोदी को और इंडियन हुकूमत को, बीजेपी की गवर्नमेंट को फैशिस्ट कहा है, मोदी को हिटलर से कंपेयर किया है, और दुनिया के एटीट्यूड को, रिस्पांस को, अपीजमेंट जो हिटलर की और नाज़ीज़ की थी उससे कंपेयर किया, ये चीज़ रेजोनेट की है। आपने देखा होगा कि जो डेमोन्स्ट्रेशंस भी होती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑर्गेनाइज नहीं होती, कुछ स्पॉन्टेनियस भी होती हैं जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ भी पार्टिसिपेट करती हैं। अभी ह्यूस्टन में जो हुई उसमें पाकिस्तानियों और कश्मीरी डायस्पोरा के अलावा जूइश कम्युनिटी थी, सिख्स थे, क्रिश्चियंस थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, इंडिया से हिंदू पॉपुलेशन भी उसमें शामिल हुई। वो सब लोग जो देख सकते हैं कि जो हिटलर की जो पॉलिसीज़ थी उसमें सिमिलैरिटी इंडिया की आज की हुकूमत के साथ, वही इंटॉलरेंस, वही एक्सक्लूसिव अप्रोच, वो फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाती है, जेनोसाइड तक। तो वो सबको नज़र आ रही है और वो ये पॉइंट रेजोनेट भी कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जब कश्मीर की प्राइम मिनिस्टर बहुत सही बात करते हैं कि वहाँ पे लग रहा है कि ब्लड शेड होगा जी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी अगर खबर नहीं आ रही, कर्फ्यू है, मीडिया को एक्सेस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, लोग फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, कोई इमेजेस नहीं भेज सकते, तो अभी वहाँ पे नहीं हो रहा।
हम अभी तो ख़तरा ये है कि ऑलरेडी वहाँ पे लोगों का मैसेकर भी शुरू हो गया है और आपको ये भी नज़र आ रहा है, और जो थोड़ी बहुत खबरें ट्रिकल आउट कर रही हैं आईओके से, उनसे पता चलता है कि वहाँ पे सिस्टमैटिकली यंग लोगों को, बच्चों को, इवन औरतों को घरों से उठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और 13,000 के करीब यंगस्टर्स जो हैं वो मिसिंग हैं। अब ये भी नहीं पता कि उसमें से कितने मार दिए गए हैं। जी। तो वो जिस जेनोसाइड और ब्लडशेड की प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, वो कर्फ्यू उठने की बात नहीं है, वो शायद अभी से शुरू हो गया। दूसरी बात आपने इस्लामोफोबिया की इस्लामोफोबिया अच्छा तस्नीम साहबा, दुनिया में मैं एग्जिस्ट माजरत करता चाहूंगा है। क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और मुनीर साहब आपने भी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।